अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 5 करने जा रहे हैं और ये हमारा चैप्टर वेक्टर्स का चैप्टर चल रहा था। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 4 तक काम कर लिया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, जिसमें सारे पार्ट्स भी हमने सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में हम पार्ट 5 करने जा रहे हैं और ये पार्ट 5 हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। अब स्टूडेंट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने मौजूद है और ये कह रहा है कि गिवन दैट ए इज द पॉइंट 1 3 ए बी एंड ए बी एंड ए डी आर 4 1 एंड 2 3 रिस्पेक्टिवली। ये वेक्टर्स हमें गिवन है 4 1 एंड 2 3। अच्छा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस बी सी एंड डी ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब पैरेललोग्राम सबसे पहले यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम वो हमारे पास शेप होती है जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। जिस तरह ये ऑपोजिट साइड्स हैं और यहां से ये यहां तक और ये साइड, ये दोनों साइड इक्वल होंगी, यानी कि यहाँ पे देखिएगा ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। राइट, तो ये हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया यहाँ पे और इसको हमने नेम भी दे दिया कि ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास वर्टेक्स बी है, ये मेरे पास सी है और यहाँ पे ये मेरे पास वर्टेक्स डी है। अब ये ए है और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,3। अब बी के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं मालूम, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये होगा x1, y1। इसी तरह सी के कोऑर्डिनेट्स भी हमें नहीं मालूम, हम x2, y2 कह देते हैं और डी के कोऑर्डिनेट्स हम कह देते हैं x3, y3। राइट, अब हमें जो चीज गिवन है ये ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर हमें गिवन है। राइट, अब ए बी वेक्टर पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। वी आर गोइंग टू सॉल्व। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन दैट हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,3। राइट, फिर हमें ए बी वेक्टर गिवन है और ए बी वेक्टर हमारे पास है 4,1। फिर हमारे पास ए डी वेक्टर गिवन है और ए डी वेक्टर है हमारे पास 2,3। फिर हमने अज्यूम कर लिया कि लेट द कोऑर्डिनेट coordinates of vertices b। b के क्या वर्टेक्स हो सकते हैं? x2, y2। फिर हमने कह दिया c के वर्टेक्स होंगे x3, y3। सॉरी, ये x1, y1 होगा ना, ये x1, y1। b के वर्टेक्स को हमने कहा हुआ है x1, y1। फिर c के वर्टेक्स को हमने कहा हुआ है x2, y2। और जो d है इसके वर्टेक्स है हमारे पास x3, y3। राइट, अब स्टूडेंट यहाँ पे आप ये देखिए कि जो ए बी वेक्टर है ये तो हमारे पास गिवन है कि ये वाला वेक्टर है, ए बी वेक्टर है। इसके हमें वर्टेक्स ये भी गिवन है, वेक्टर भी गिवन है। और ए डी वेक्टर ये भी हमें बताया हुआ है कि यहां से यहां तक ये 2,3 है। ठीक है, ये वेक्टर भी हमें गिवन है। अब ए बी वेक्टर जो है ये डी बी माइनस ओ ए करके आपके पास आ सकता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे ये देखें कि इसको हम इस तरह से एक लाइन और ड्रॉ कर दें, कि हम ये कर लेते हैं कि जो ए बी वेक्टर है ये इक्वल हो सकता है बी माइनस ए के। राइट, बी माइनस ए के, ये पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि ए बी वेक्टर है ये हमें गिवन है, तो अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो बी माइनस ए के इक्वल होगा ये। तो ए बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए बी वेक्टर है 4,1। बी मुझे फाइंड आउट करना है जो कि है x1, y1। और ए हमें गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,3। राइट, तो अब इस तरह से इसको हम वेक्टर फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4i प्लस j इज इक्वल्स टू x1i प्लस y1j माइनस, अब ये i -3j। इस तरह से हमने इसको वेक्टर में अरेंज कर लिया।
अब x और y हमें मालूम करने, इसको एक साइड पे रखते हैं, बाकी को हम दूसरी साइड पे ले आते हैं। तो x1i प्लस y1j एक साइड पे मौजूद है, और इसको जब इधर ले आएंगे तो 4i माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5i। अब ये j है और -3 हो जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4j। राइट। अब दोनों साइड पे हम इक्वेट करवा देंगे, इक्वेटिंग, और इसमें आई पार्ट, जब आई पार्ट से इक्वेट करेंगे तो इनके कोफिशिएंट हो जाएंगे, x1 की वैल्यू आ जाएगी 5। तो x1 आ जाएगा हमारे पास 5 और y1 आ जाएगा हमारे पास 4। x1 और y1 की वैल्यू आ गई है। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि b के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए, x1 y1 इज इक्वल्स टू 5 4। राइट। तो b के जो हमसे वर्टेक्स पूछे थे वो हमने इजीली फाइंड आउट कर लिए। अब आगे चलते हैं, सिर्फ बी के नहीं पूछा, सी के भी पूछा है हमसे, डी के भी पूछा है। अब डी के लिए हम क्या काम करते हैं, यही जो एडी वेक्टर है हमारे पास, एडी इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे डी माइनस ए, डी माइनस ए। राइट, ये पॉइंट्स है और ये वेक्टर है। तो एडी वेक्टर हमें गिवन है 2,3। डी के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम नहीं है, हम लिखेंगे x3 y3 माइनस ए के पॉइंट्स है 1,3। इसी तरह से इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3j, और दूसरी साइड पे x3i प्लस y3j माइनस 1 है तो सिर्फ i माइनस 3j। अब x3 y3 को इधर रखते हैं, इसको दूसरी साइड पे ले आते हैं। तो x3i प्लस y3j इज इक्वल्स टू, ये 2 है ये -1 है, दोनों i के कोफिशिएंट है। तो माइनस जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3i, और -3 इधर आएगा तो +3 यानी कि 6j। तो यहां पे भी अब इक्वेट करवा सकते हैं हम, और इक्वेट करवा के x3i किसके इक्वल हो जाएगा, x3i इक्वल हो जाएगा 3i के, और y3j इक्वल हो जाएगा 6j के। तो j से j अगर मैं कैंसिल कर दूं, यहां से i से i इक्वेट करवा दूं, तो x3 की वैल्यू आ जाएगी 3 और y3 आ जाएगा हमारे पास 6। x3 आ जाएगा हमारे पास, x3 आ जाएगा 3 और y3 आ जाएगा हमारे पास 6। तो इस तरह से हमने d के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर लिए, यानी कि x3 y3। अब ये इक्वल हो जाएगा, x3 की वैल्यू है 3 और y3 है 6। तो d के वर्टिसेस भी हमने फाइंड आउट कर लिए, b के भी कर लिए, और यहां पे आके हमने d के भी फाइंड आउट कर लिए। राइट। ये हमारे पास आया है 3,6 यानी कि 3i प्लस 6j, या 3। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो AD है हमें पता है ये और ये लाइन पैरेलल है। अब मुझे C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं ना, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स C। अब ये जो AD है वो सेम है BC के। अगर ये वेक्टर मेरे पास AD वेक्टर 2,3 है, तो यहाँ पे जो दूसरा वेक्टर है मेरा BC वेक्टर, ये भी उसी डायरेक्शन में है और दोनों की लेंथ भी इक्वल है। तो यहाँ पे हम कोई काम सपोजिशन के थ्रू करेंगे, और वो इस तरह से कि वी नो दैट AD इज इक्वल्स टू BC, दोनों वेक्टर्स इक्वल होंगे। राइट। तो इसका मतलब ये है कि D माइनस ए अगर हम करें, D माइनस ए करें, तो ये इक्वल आएगा अगर मैं C माइनस बी करूं। पॉइंट है ना, ये वेक्टर नहीं है। D माइनस ए ये पॉइंट्स हैं, ये इक्वल होगा C माइनस बी के। राइट। अब यहां पे D के पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए, ये है 3,6। ए के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में गिवन थे 1,3। सी के मुझे निकालने हैं, और बी के भी हमने फाइंड आउट किए हैं 5,4। राइट। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं पहले, या तो चाहे इसको पहले ही वेक्टर फॉर्म में लिख लें, या फिर
इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। पहला वाला हमें पता है i का कंपोनेंट होता है, दूसरा वाला j का होता है, तो 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2 कॉमा 6 माइनस 3 3, और ये माइनस 5 4 इधर आएगा तो प्लस का 5 4 हो जाएगा, और ये c के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x3 x2 कॉमा y2, तो x2 कॉमा y2 is equals to 2 plus 5 7 and 4 plus 3 is also 7। तो इसका मतलब है कि हमने इसके भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए, x2 कॉमा y2, इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स है 7 कॉमा 7, इस तरह से। तो स्टूडेंट हमने तीनों वर्टिसेस फाइंड आउट कर लिए। हमने एक तो हमें गिवन था, ए का वर्टिक्स हमें गिवन था 1 3, हमने बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए जो कि है 5 4, फिर हमने सी के भी यहाँ पे 7 7 रिजल्ट आया है, और डी के कोऑर्डिनेट्स आए हैं मेरे पास 3 6। तो ये है हमारे पास के पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स किस तरह से फाइंड आउट करने हैं। तो ये हमारे पास टेक्निक है जो हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 हम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास कुछ थ्योरम्स गिवन है जिसको हमने प्रूव करना है बाय यूजिंग वेक्टर्स। यूजिंग वेक्टर्स प्रूव दैट, और पार्ट 1 इसका ये है कि इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल वो शेप होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। यानी कि अगर ऑपोजिट साइड किसी भी 4 साइड शेप की कॉन्ग्रुएंट हो और पैरेलल भी हो ऑपोजिट साइड, तो वो पैरेललोग्राम है। तो ये आपने वेक्टर के थ्रू प्रूव करना है, और बात तो बिल्कुल ठीक है। सपोज दैट मेरे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, अब ये जो पैरेललोग्राम है ये कहा जा रहा है कि इसकी ऑपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, यानी कि ये दो ऑपोजिट साइड्स हैं 4 साइड शेप की, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो यानी कि सेम हो और पैरेलल भी हैं, तो कॉन्ग्रुएंट भी है पैरेलल भी है, और ये दो ऑपोजिट साइड भी कॉन्ग्रुएंट भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो आपने ये कहना है कि दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो ऑब्वियसली शेप तो इसकी पैरेललोग्राम ही बनेगी, लेकिन हमने इसको प्रूव करना है बाय यूजिंग वेक्टर्स, राइट। तो यहां पे हम शुरू करते हैं अपना काम, और यहां पे हम सपोज करते हैं, सपोज वी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ए and we need to find या हम लेट करते हैं, यहाँ पे अपना काम शुरू करते हैं लेट से। लेट ए बी सी डी बी अ quadrilateral with vertices A, B, C and D। हमने अपना काम शुरू यहीं से किया है कि सपोज करें कि हमारे जो क्वाड्रिलेटरल है उसके वर्टिसेस हैं ए बी सी और डी। फिर हमने ये कहा कि आप अज्यूम करें, अज्यूम दैट ए बी वेक्टर एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल। और इसके साथ साथ हम मैथमेटिकली भी लिख देते हैं, दिस मीन्स अब बात किसकी हो रही है यहाँ पे, ये मेरे पास ए बी वेक्टर है यहाँ पे, ए बी, और ये है मेरे पास सी डी, राइट। और कहा जा रहा है कि ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी वेक्टर शुड इक्वल टू सी डी वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो हमने प्रूफ करना है कि if one pair of opposite side of a quadrilateral and congruent and parallel then it is a parallelogram।
फिर ए बी और सी डी इक्वल वेक्टर हैं, तो इसका मतलब है कि इनके मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल होंगे। तो हम लिख देते हैं ये बात भी यहाँ पे कि सिंस वेक्टर ए बी एंड सी डी आर इक्वल वेक्टर्स, they have the same magnitude and direction। अगर कोई भी वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब है कि वेक्टर इक्वल तब होंगे जब उनके मैग्नीट्यूड्स और उनकी डायरेक्शन इक्वल होगी। तो ऑब्वियसली इन दोनों के ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर के ये मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है। वी नीड टू शो दैट we need to show that A, B, C, D is a parallelogram। हमें ये प्रूफ करना है। और पैरेललोग्राम कब प्रूफ होगा? जब ऑब्वियसली हम ए डी को प्रूफ कर दें कि वो बी सी के इक्वल है, राइट? तो यहाँ पे ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर, यहाँ पे ए डी और बी सी, ये दोनों भी इक्वल होंगे, राइट? अब स्टूडेंट करना क्या है, यहाँ पे हमने वेक्टर एडिशन सीखी हुई थी, तो बाय यूजिंग वेक्टर एडिशन हम ये लिख सकते हैं कि ए डी वेक्टर किसके इक्वल है? ए डी वेक्टर इक्वल है ए बी वेक्टर के प्लस बी सी वेक्टर के माइनस बी डी वेक्टर के। अगर ये बी डी वेक्टर भी हम इस तरह से ड्रॉ कर दें यहाँ पे, तो ए डी वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है, ये इक्वल हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और माइनस बी डी वेक्टर, इस तरह से। तो अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हमें गिवन है, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट ए बी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है। तो ए बी वेक्टर सी डी के इक्वल है, तो हम यहाँ पे ए बी की जगह पे सी डी पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए डी वेक्टर, ए बी की जगह पे आ जाएगा सी डी, क्योंकि ए बी और सी डी इक्वल है और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम ये दोनों इक्वल ही होंगे, माइनस बी डी। और ए बी स्टूडेंट यहाँ पे वेक्टर एडिशन के लिए हम एक सिंप्लीफाइड काम ये करते हैं कि हमने तो ये अज्यूम किया हुआ है शुरू से कि ए बी वेक्टर इक्वल है सी डी वेक्टर के, और हमने ये प्रूफ करना है कि ए डी बी बी सी के इक्वल है, तभी हमारे पास जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल आ जाएंगे या वो कॉन्ग्रेंट होंगी ऑपोजिट साइड और पैरेलल होंगी, तभी ये हमारे पास पैरेललोग्राम कहलाएगा। तो वेक्टर एडिशन के जरिए से हम ये देखते हैं कि जो ए बी वेक्टर है हमारे पास, वो इक्वल हो जाता है बी माइनस ए के, राइट? बी माइनस ए करेंगे तो ए बी वेक्टर बनता है, और जो सी डी वेक्टर है वो इक्वल होता है डी माइनस सी के, राइट? अब हमें ये गिवन है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है। अब जब ए बी इज इक्वल्स टू सी डी वेक्टर है, ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी डी वेक्टर, तो हम ये लिख सकते हैं कि बी माइनस ए इज इक्वल्स टू डी माइनस सी, क्योंकि सी डी वेक्टर इक्वल है डी माइनस सी के। अब हम b माइनस डी, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, d को इस तरफ ले आते हैं तो ये माइनस डी हो जाएगा, और a को उस साइड पे लेके जाएंगे तो a माइनस सी हो जाएगा। अब यहां पे इसको b माइनस डी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, हम ए डी का हमने हमें ए डी लेके आना है ना, तो ए डी को एक साइड पे रखते हैं, तो जब d यहाँ पे मौजूद है, ये माइनस ए है यहाँ पे, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि
तो ये डेफिनेटली इक्वल हो जाएगा ए डी इज इक्वल्स टू बी सी के, राइट। तो स्टूडेंट हमने यहाँ से काम शुरू किया था जिसपे हमने अज्यूम किया था कि ए बी इक्वल है सी डी के, और हमने इन दी एंड ये प्रूव कर दिया कि ए डी इक्वल है बी सी के। तो यहाँ पे आप कंक्लूजन लिख सकते हैं जिसपे आप ये कह सकते हैं कि इफ once both side of both pairs of opposite side AB and CD and AD and BC are congruent and parallel, then by definition ABCD is a parallelogram। तो ये हमने कंक्लूड कर लिया कि ABCD हमारे पास पैरेललोग्राम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं और हमसे उसी तरह से एक क्वाड्रिलेटरल कोई गिवन होगा और ये कहा जाएगा लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब वो क्वाड्रिलेटरल किसी भी शेप में हो सकता है, अभी हमने कंफर्म नहीं किया वो किस शेप का क्वाड्रिलेटरल है। सपोज हमने एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल शेप में ही ले लिया और लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड यानी कि इसका मिड पॉइंट इसके साथ, सपोज इसका मिड पॉइंट इसके साथ, ऑपोजिट साइड ये बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर, यानी कि बाइसेक्ट का मतलब है कि इक्वल पार्ट में इसको कन्वर्ट करेगा, यानी कि आधा पार्ट यहाँ पे आधा पार्ट यहाँ पे, तो पूरे क्वाड्रिलेटरल को बाइसेक्ट करेगा। तो हम ये सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि ए बी सी डी लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटरल with midpoints। मिड पॉइंट्स हम सपोज कर लेते हैं कि मिड पॉइंट कौन कौन से हैं, P Q R एंड S ऑन साइड्स AB BC फिर CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। और हमने प्रूफ क्या करना है, वी नीड टू प्रूव दैट लाइन सेगमेंट्स PR एंड QS बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि यहाँ पे मैं आपको लेबल करके दिखा देती हूँ। मिड पॉइंट, ये तो ABCD कॉर्नर्स है ना, अब मिड पॉइंट्स मेरे पास क्या है, P, मतलब ये AB साइड है तो इसका मिड पॉइंट है P, BC साइड है तो इसका मिड पॉइंट है Q, फिर मेरे पास CD साइड है तो इसका मिड पॉइंट है मेरे पास R, फिर DA साइड है इसका मिड पॉइंट है S। और हमने प्रूफ क्या करना है, ये जो PR है और ये जो QS है ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो P है हमारे पास ये इक्वल होगा A प्लस B डिवाइडेड बाय 2 के, यानी कि ये वेक्टर तभी हमारे पास आएगा जब हम A प्लस बी को 2 से डिवाइड करेंगे, आधा करेंगे, क्योंकि बाइसेक्ट का वर्ड यूज हो रहा है, बाइसेक्ट मीन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और इसी तरह से जो Q है हमारे पास वो तब आएगा जब आप B प्लस सी को 2 से डिवाइड करें, यानी कि हाफ करें B प्लस सी वेक्टर का। फिर जो R है वो तब हमारे पास आएगा जब आप C प्लस D को डिवाइड करें 2 से। फिर S हमारे पास तब आएगा जब D प्लस A इसको आप डिवाइड करें 2 से, राइट। तो पी आर जो वेक्टर है हमारे पास, यहाँ पे जो पी आर, ये जो लाइन है पी आर, ये किस तरह से आएगी, पी आर ये आएगी आर माइनस पी करके। अब आर हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पे, सी प्लस डी अपॉन 2 माइनस पी क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी अपॉन 2। और इसी तरह से क्यू एस वेक्टर कैसे निकलेगा, एस माइनस क्यू करके, और एस क्या है हमारे पास, डी प्लस ए अपॉन 2, और माइनस करेंगे क्यू के साथ जो कि है बी प्लस सी अपॉन 2, राइट। अब पी आर को अगर हम नोटिस करें तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं पी आर के वेक्टर को। तो ये
डी प्लस सी प्लस डी माइनस ए, और माइनस से ये खुलेगा तो माइनस बी हो जाएगा अपॉन टू। यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सी माइनस बी को एक साइड पे कर लें और डी माइनस ए को एक साइड पे कर लें अपॉन टू। राइट। इसी तरह से हम क्यू एस को भी लिख सकते हैं, जिस तरह से हमने ये पी आर को लिखा है, हम क्यू एस को भी लिख सकते हैं किस तरह से, डी माइनस सी करके और प्लस ए माइनस बी करके अपॉन टू। राइट। अब मिड पॉइंट एम, ये वाला जो मिड पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, ये मिड पॉइंट जो एम है, ये कैसे निकलेगा कि जब मैं P प्लस आर करूं और इसको 2 से डिवाइड करूं, तो P की वैल्यू भी मुझे गिवन है, R की भी हमें गिवन है। राइट। P की ये है A प्लस बी अपॉन टू, R है C प्लस डी अपॉन टू। तो ये इसको कन्वर्ट करके लिखें तो ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन टू, अपॉन फोर हो जाएगा। 2 प्लस 2 या 4 हो जाएगा, क्योंकि P की वैल्यू भी हम ये पुट करें A प्लस बी अपॉन टू और R की वैल्यू C प्लस डी अपॉन टू, तो एक टू ऑलरेडी नीचे मौजूद है तो ये 4 हो जाएगा। मिड पॉइंट N, अगर हम एस क्यू का मिड पॉइंट निकालें, वो N निकले, तो ये हो जाएगा S प्लस क्यू अपॉन टू। मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो अपॉन टू लगेगा यहाँ पे। और S के कोऑर्डिनेट एट से S हमारे पास D प्लस ए, ये है C प्लस डी, तो उसी तरह से ये आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन फोर। तो M और N जब दोनों इक्वल हैं, M इज इक्वल्स टू N, दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब है कि पी आर से जो हमारे पास लाइन बनेगी और जो क्यू एस से जो लाइन बनेगी वो बाइसेक्ट करेगी ईच अदर्स, यानी कि लाइन सेगमेंट पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि M इज इक्वल्स टू N होगा, यानी कि दोनों के लाइन, दोनों के जो मिड पॉइंट होगा वो इक्वल ही होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 का हमने पार्ट 2 भी कर लिया। बाकी के क्वेश्चंस देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।